दिवाली पर एक दामाद अपनी ससुराल जाता है एक रात वहीं पर रुकने के लिए। वहां पर अच्छे से उसका स्वागत होता है और अच्छी तरह से खिला पिलाकर उसे सुला दिया जाता है। लेकिन दूसरे दिन की सुबह सुबह जैसे होती है तो वह दामाद घर के अंदर नहीं मिलता और जब उसे इधर उधर ढूंढा जाता है तो वह घर से लगभग 100 मीटर दूर खेतों में पड़ा हुआ मिलता है। अब ये सब कुछ देखकर जो उसका ससुर होता है वह बड़ा ही परेशान हो जाता है और सीधा पुलिस के पास फोन कर देता है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन जांच पड़ताल से उन्हें कोई भी सुराग ऐसा नहीं मिलता जिससे पता चल सके कि यह सब कुछ कैसे हुआ है। उसके बाद पुलिस वाले काफी दिन तक इस कार्रवाई को चलाते हैं, लेकिन जब कोई भी सबूत हाथ उनके नहीं लगता है तो उसके बाद एक दिन अचानक से उस ससुर को ही उठाकर थाने ले जाते हैं। लोगों में बातें होने लगती हैं कि इसका तो दामाद है, ये भला इसके साथ ऐसा वैसा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद पुलिस वाले इसे क्यों ले गए? कौन था वह दामाद और क्या कारण था जो वह घर से 100 मीटर दूर मिला था और कौन था इन सबके पीछे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतूस देश चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है प्रयागराज और प्रयागराज जिले के अंदर एक थाना होता है जिसका नाम होता है घूरपुर थाना। घूरपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव के अंदर एक राजीव नाम का व्यक्ति रहा करता है। राजीव जो कि अपनी जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त है। उसकी पत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 7 साल है, उससे छोटा एक और लड़का है जिसकी उम्र 5 साल है और उससे छोटा एक और लड़का है जिसकी उम्र 3 साल है। राजीव जो है वह कोल्हापुर के अंदर रहकर पैसा कमाया करता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। राजीव की शादी उसकी पत्नी प्रतिमा से 2017 में हुई थी और वो लोग खुशियों के साथ जीवन जी रहे हैं। राजीव कभी कभी टाइम निकालकर अपने घर आया करता और अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताकर वापस से चला जाया करता। अब 2025 में जो दिवाली आती है उस दिवाली की बात होती है। दिवाली से कुछ दिन पहले जो राजीव होता है वह छुट्टी लेकर अपने घर आता है, यानी कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास, और उसी समय कहने लगता है कि मुझे ना फिलहाल ससुराल जाना है क्योंकि वहां पर भी होकर आ जाता हूं। अब जो पत्नी होती है जब वह ऐसा सुनती है तो कहने लगती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो आओ तुम और एक रात भले ही वहां पर रुक कर आ जाना क्योंकि तुम वैसे तो खूब जाया करते हो लेकिन रुकने के लिए नहीं जाया करते हो। राजीव भी इस बात के लिए हामी भरता है और उसके बाद अपनी पत्नी से बात करके वहां से अपनी ससुराल के लिए निकल जाता है। राजीव की ससुराल में उसके सास ससुर हैं, साथ में उसकी एक छोटी साली है जिसकी उम्र लगभग 16 साल है और वह 10वीं क्लास में पढ़ा करती है। दरअसल राजीव का वहां पर जाने का मकसद एक अलग था, क्योंकि राजीव जब अपने वहां पर काम किया करता था कोल्हापुर में तो उसी समय वह अपने ससुराल वालों के पास जब फोन करता है एक बार तो उसी समय जो उसकी सास होती है पहले तो उससे बात करती है और उसके बाद अपनी छोटी बेटी को फोन दे देती है। कहती है कि ये लो, इससे भी बात कर लो, तुम्हारी छोटी साली बात करना चाहती है। उसके बाद राजीव अपनी छोटी साली जिसका नाम प्रियंका होता है, प्रियंका से बात करता है और बातचीत के दौरान यहां पर वह उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिन्हें सुनने के बाद जो प्रियंका है वो कुछ दिनों बाद दोबारा से राजीव के पास फोन करती है और कहती है कि जीजा आप मुझे ना ऐसी बातें बताते रहा करो, इन बातों से बहुत सारी मदद मिला करती है। क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने के 2-4 तरीके वो ऐसे बताता है, जैसे कि पानी साथ में रख लेना चाहिए, जब भी कभी ऐसा लगे कि पढ़ने का मन नहीं है तो एक घूंट पानी पी लो, उसके बाद पढ़ाई अच्छी होती है और कोई भी दिक्कत हो तो उसको इस तरह से मैनेज करना चाहिए। इन सभी बातों के चलते जो प्रियंका है वो दोबारा राजीव के पास फोन करती है और इसके बाद बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर प्रियंका अपने जीजा के पास फोन किया करती है। तो इसी वजह से जो राजीव होता है वह भी वहां पर जाता है ताकि वह अपनी जो छोटी साली है उसको और भी कुछ ऐसी बातें बता सके। इसी तरह से जो राजीव होता है वह अपनी ससुराल में पहुंच जाता है और जैसे वो ससुराल में पहुंचता है तो अब तक उसकी पत्नी प्रतिमा ने बता दिया था कि वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसीलिए पूरे घर वाले स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे। जैसे राजीव वहां पर पहुंचता है तो अच्छी तरह से उसके सास ससुर और उसकी जो छोटी साली थी वो सभी लोग मिलकर उसका अच्छे से भव्य स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद उसे घर के अंदर ले जाया जाता है। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और शाम के समय जो राजीव का ससुर होता है वह मार्केट जाता है और मार्केट से ढेर सारे खाने के सामान खरीद कर लाता है और यहाँ पर आने के बाद अपने जो दामाद होता है उसे अच्छी तरह से खिलाता पिलाता है, उसकी खातिरदारी करता है और ढेर सारी बातें उन सभी लोगों के बीच में होती हैं।
बातें होती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन तभी जब रात को सोने का समय होता है तो उसी समय में एक कमरे के अंदर जो ससुर है उसका बिस्तर लगाया जाता है, साथ में जो दामाद है उसका भी बिस्तर लगाया जाता है, और उसके बाद उसी कमरे के अंदर जो छोटी साली होती है जिसका नाम प्रियंका होता है उसी का बिस्तर भी लगा दिया जाता है, क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव था। इसी वजह से प्रियंका का बिस्तर और प्रियंका के पिता का बिस्तर और साथ में जो राजीव होता है उन तीनों का बिस्तर एक कमरे में होता है और बाकी और घर वाले दूसरे कमरे में सोए हुए थे। इसके बाद धीरे धीरे रात होती है और रात के समय जो ससुर होता है वह तो सो जाता है, लेकिन जो राजीव था वह अपने बिस्तर पे लेटा लेटा फोन चला रहा था और फोन से वीडियो देख रहा था। धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन की सुबह जैसी होती है तो दूसरे दिन की सुबह सुबह जब ससुर उठता है और उठने के बाद देखता है कि राजीव अपने बिस्तर में नहीं है, तो उसके बाद उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन घर में किसी को भी उसके बारे में नहीं पता होता है। वह चारों तरफ अड़ोस पड़ोस में कहता है कि हमारे दामाद को देखा है, कहाँ गया वो, हमें दिखाई नहीं दे रहा, शाम को तो हमारे साथ कमरे में ही सोया था। तो उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि गांव का माहौल था और गांव के अंदर अक्सर ऐसा ही हुआ करता है, कुछ अड़ोसी पड़ोसी मिलकर उसके दामाद को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। और जब वे लोग ढूंढते हैं तो उसी दौरान घर से 100 मीटर की दूरी पर उनका दामाद उन्हें एक खेत में पड़ा हुआ मिल जाता है। घर के पड़ोस का ही एक व्यक्ति जब देखता है कि उनका दामाद वहां पर पड़ा हुआ है और उसने केवल अंडरगारमेंट पहन रखे हैं, तो उसी वजह से यहां पर वह भागा दौड़ा जाता है राजीव के ससुर जी के पास और बताता है कि आपका दामाद तो खेतों में पड़ा हुआ है, उसे तो किसी ने इस दुनिया से विदा कर दिया है। देखने से लग रहा है कि काफी ज्यादा मारपीट की गई है और उसके बाद यह इस दुनिया को छोड़कर गया है। उसके बाद जो ससुर होता है और साथ में जो उसके जो जितने भी परिवार वाले होते हैं वो सभी लोग भागे दौड़े उस जगह पर जाते हैं। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे और उसी दौरान जो ससुर होता है वह सीधा पुलिस के पास फोन करता है और पुलिस को यहां पर बुलाता है। पुलिस यहां पर आती है और जब पूछताछ करती है तो ससुर बताता है कि साहब रात को तो इस तरह से हमने खातिरदारी की थी और ये मेरे ही कमरे में सोया था, लेकिन सुबह सुबह जब मेरी आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद जब मैं देखता हूं तो यहां पर इसका कोई भी अता पता नहीं होता। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, लेकिन इस केस की तहकीकात में पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो ससुर था वह पूरी तरह से गुहार लगा रहा था। कहता कि साहब जिसने भी ये सब कुछ किया है उसको फौरन से पकड़ो, क्योंकि ये मेरे दामाद थे और मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उसको 3 बच्चे हैं, अब क्या होगा, कैसे कैसे वो अपने जीवन को व्यतीत करेगी। यहाँ पर पुलिस वालों को भी इस बात पर तरस आता है और उसके बाद पुलिस वाले इस केस की तहकीकात करने लगते हैं। रात के समय कई सारे लोगों से पूछताछ की जाती है कि रात के समय इसे किसी ने देखा हो, लेकिन कोई भी क्लू यहाँ पर पुलिस वालों के सामने नहीं लाता है। किसी ने भी उस रात राजीव को नहीं देखा था और धीरे धीरे करके पुलिस वालों के हाथ उदासी के अलावा और कुछ नहीं लगता है। इधर यहाँ पर जो प्रतिमा होती है उसका भी रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है और वह भी अपने पति के लिए न्याय की मांग करती है। यहाँ पर जो घर वाले होते हैं जब उनको बॉडी पोस्टमार्टम करने के बाद सौंप दी जाती है तो वह भी उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और उसे लेकर धरने पर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि अब तो अंतिम संस्कार जब ही होगा जब इसके पीछे जो भी है उसको पकड़ कर लाकर दोगे, उससे पहले अंतिम संस्कार नहीं होगा। ऐसा कहकर वो लोग अंतिम संस्कार से मना कर देते हैं तो पुलिस पर और भी ज्यादा दबाव पड़ने लगता है और उसके बाद जो पुलिस है और दूसरे तरीके से तकनीकी रूप से इस केस की जांच करने लगती है। यहाँ पर पुलिस वाले ढेर सारी कॉल डिटेल निकालते हैं पूरे परिवार के जनों की, क्योंकि यहाँ पर उस कमरे के अंदर केवल 3 ही जन थे। जिस तरह से उसके ससुर ने बताया तो इनमें से कोई ना कोई हो सकता है, इनमें से किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो पता होगा। यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि प्रियंका जो कि 16 साल की है, कहीं ऐसा तो नहीं उसका अफेयर वगैरह का कोई चक्कर हो और कोई प्रेमी वगैरह उससे मिलने के लिए आया हो, इसने उसे बचाया हो और इसी वजह से उसे इसने दुनिया से विदा कर दिया हो। ऐसा सोचकर पुलिस वाले उस नंबर की जो उनके घर का नंबर होता है उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं और कॉल डिटेल से एक हल्की सी इशारा इन्हें मिलता है कि यहाँ पर जो बार बार है उसके नंबर से राजीव के फोन पर फोन किया जा रहा था, जो घर वाला नंबर था। अब पुलिस वाले जब घर वालों से जाकर पूछताछ करते हैं कि आप कितनी बार फोन किया करते थे राजीव के पास, तो वो बताते हैं कि साहब ऐसा ही महीने में 2-3 बार फोन हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर कॉल डिटेल के अंदर दिन में लगभग 2-2, 3-3 बार बातें की जा रही थी और इन बातों को देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत है। इसी वजह से पुलिस वाले सबसे
सबसे पहले उस परिवार के मुखिया जो राजीव का ससुर होता है उसको उठाते हैं और उठाने के बाद थाने ले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वह पूछने लगते हैं, कहते हैं कि देखो हमें बता दो साहब साहब क्या बात है, और हमें पता चला है कि शक की सुई तुम्हारे ऊपर ही है और तुमने ही जरूर कुछ ना कुछ किया है। अब इस बात को सुनकर पहले तो जो ससुर जी होते हैं वो इस बात को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि साहब आप भी ये क्या कह रहे हो, वो मेरा दामाद था और उसके जाने के बाद मेरी बेटी का क्या हाल होगा वो मुझे ही पता है, आप मुझ पर ही शक कर रहे हो। लेकिन तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि देखो हमारे पास ठोस सबूत है, हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हें पिटाई लगाकर तुमसे पूछताछ करें। हम उन सबूतों को अगर तुम्हारे सामने रखेंगे और तुम्हारे सामने क्या अगर हम उन्हें कोर्ट में रखेंगे तो यह साबित हो जाएगा कि उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इस बात को सुनकर जो ससुर जी होता है वो टूटता है और एक कहानी सुनाता है। कहता है कि साहब हाँ, मेरे से ही वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसे कैसे, तो यहाँ पर ससुर जी बताते हैं कि दरअसल जब मेरा दामाद आया था तो मैं उसके लिए खाने के सामान भी लेकर आया था और साथ में थोड़ी सी शराब भी ले आया था। अब वहां पर हम दोनों बैठकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद हम दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और उसी कहासुनी के चलते मैं इसको एक थप्पड़ लगा देता हूं। थप्पड़ लगने की वजह से जमीन पर गिरता है और वहीं पर छत की जो मुंडेर होती है उससे इसका सर लग जाता है और यह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वह समझ जाते हैं कि हाँ हुआ तो इससे ही है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है किसी बात को छुपाने के लिए, और उससे कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। उस पर डंडों से पिटाई लगाई गई है और उसे बुरी तरह से पीट पीट कर इस दुनिया से विदा किया गया है। इस बात को सुनकर जो ससुर होता है वह और भी ज्यादा टूटता है। टूटने के बाद असली सच्चाई उन सभी के सामने परोसता है। कहता है कि हाँ साहब ऐसा ही हुआ है, मेरा दामाद वैसे तो बहुत अच्छा था लेकिन न जाने उसे ऐसा क्या हो गया, उस रात वो सब कुछ कर बैठा। इस बात को सुनकर पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुम्हें उसे इस दुनिया से विदा करने की जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पर जो ससुर होता है वो बताता है कि साहब मैं और मेरी छोटी बेटी जिसकी उम्र 16 साल है, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ा करती है, जिसका नाम प्रियंका होता है, और साथ में हमारा दामाद, हम तीनों के तीनों उस कमरे के अंदर सो रहे थे और मेरी आंख लग जाती हैं। लेकिन रात को अचानक से एक छोटी सी आड़ से मेरी आंखें खुलती हैं। जो मेरा दामाद होता है वह मेरी बेटी के साथ गलत कर रहा था जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब यह बात देखते ही मेरा पूरी तरह से खून खोल उठता है और उसके बाद मैं एक डंडा उठाता हूं और डंडा उठाने के बाद यहां पर जो मेरा दामाद होता है उसके ऊपर वार कर देता हूं और उसे वार कर करके इस दुनिया से विदा कर देता हूं। गुस्सा इतना था कि गुस्से में मैंने उसे इस दुनिया से विदा तो कर दिया था, लेकिन बाद में मैं इस बात पर पछताने लगता हूं कि मैंने तो अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दिया। इसके बाद मैं कैसे भी करके इस चीज को छुपाना चाहता हूं और इसीलिए रात के समय मैं उठाकर उसे घर से 100 मीटर दूर खेतों में डाल देता हूं। मेरी बेटी चुपचाप रह जाती है क्योंकि उसे डर लग जाता है और वो कहती है कि पिताजी मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इसके बाद मैं घर पर आ जाता हूं और ये सारा का सारा प्रपंच रच देता हूं। पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि इसके पीछे तो तुम्हारी बेटी का हाथ भी हो सकता है, शायद उसने उसे रिझाया हो, लेकिन तभी यहां पर वो बताता है कि साहब ऐसा नहीं है, मैंने अपनी बेटी से पूछ लिया। ये रात के समय मोबाइल फोन पर वीडियो देख रहा था तो मेरी बेटी भी पीछे से वीडियो को देखने लगती है और जब इसे पता चलता है कि वो पीछे से वीडियो देख रही है तो उसके बाद मोबाइल में ये गलत तरह की वीडियो निकाल देता है और उसके बाद वो सब कुछ हो जाता है जो उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। यहां पर मेरी बेटी उससे मना भी करती है, कहती है कि नहीं जीजा जी ये गलत है, लेकिन वो उसे तरह तरह से बहला फुसला लेता है और उसके बाद उसके साथ ये सब कुछ करने लगता है। अब मेरी बच्ची नाबालिग थी तो भला उसके साथ में ऐसा कैसे होने देता, वो भी बाप होकर, इसीलिए ये सब कुछ हो गया। और ऐसा कहते हुए जो ससुर होता है वह फूट फूट कर रोने लगता है। इधर जो गांव वाले होते हैं वो सोचने लगते हैं कि देखो उस ससुर को ही ले गए, ससुर भला अपनी बेटी का घर कैसे उजाड़ेगा। लेकिन जब सच्चाई उनके सामने आती है तो वो लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें, कोई तो कहता है कि अपनी बेटी का ही घर उजाड़ दिया, कोई कहता है कि पिता ने सही किया जो अपनी बेटी का बदला ले लिया क्योंकि छोटी बेटी थी और बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये चारों तरफ बातें फैलने लगती हैं। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ है समाधान पाटिल जी जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं और हमारे हर वीडियो पर अपना प्यार दिया करते हैं।
उसके साथ हमारे साथ हैं सुजीत कुमार जी, जो कि ज़्यादातर वीडियोज़ पर अपना प्यार बखेरा करते हैं और हमें हर वीडियो पर अपना सपोर्ट दिया करते हैं। उससे आगे हमारे साथ है मुनमुन श्रीवास्तव, जो लिखते हैं कि आपकी कहानी सुनने योग्य होती है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लड़के के साथ इसके पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। जय हिंद जय भारत, जिला गोपालगंज, 28 वार्ड नंबर 23 से। हाँ, कल वाली कहानी के लिए बोल रहे हैं, जो माँ ने ही अपने बेटे को इस दुनिया से विदा कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उनको ऐसा ही करना चाहिए था, यानी कि पुलिस के हवाले ही करना चाहिए था। हमारे साथ है राजश्री वर्मा जी, जो कि हमारे पेज के टॉप फैन में आती हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए राजश्री वर्मा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। राज बहादुर कुमार जी हैं, राज बहादुर कुमार जी लिखते हैं कि वेरी नाइस गुड वीडियो सर जी। तो राज बहादुर जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। गणेश वर्मा जी हैं, जो लिखते हैं कि गुड नाइट जय श्री राम, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो। गणेश वर्मा यूपी 72 से। तो गणेश वर्मा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। बबलू जी हैं, जो लिखते हैं कि राम राम भाई। तो बबलू भाई राम राम, सुनाइए कैसे हो, घर परिवार सब ठीक तो है ना। उससे आगे बाबूलाल जी, बाबूलाल जी लिखते हैं कि मैं तो दीदी की हर कहानी सुनता हूँ। जी बिल्कुल बाबूलाल जी, हम सभी बहन भाई अच्छे वीडियो लेकर आते हैं, आप सुनिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंदुस्तान।